तो दोस्तों यहाँ पर बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच 10 मई 2023 को ही मीटिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियंस की साइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें दी गई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस लेटर में दिए गए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ रिलेटेड टू वर्किंग वुमेन ऑफ बीएसएनएल। इस पॉइंट में स्टाफ साइड की तरफ से ये डिमांड की गई है कि जो बीएसएनएल में वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेटल किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है आईसीसी, उसको इंडिपेंडेंटली फंक्शन यहाँ पर किया जाना चाहिए। टाइमली एक्शन ऑन कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट आती है उस पर टाइमली एक्शन लिया जाना चाहिए। सेफ्टी ऑफ वुमेन एम्प्लॉय एट अ वर्क प्लेस, जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉय काम करती हैं वहाँ पर उनको सेफ्टी को इंश्योर किया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DOPNT ऑर्डर्स ऑन चाइल्ड केयर लीव, स्पेशल मेडिकल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ अबव 45 ईयर्स, menstrual leave for 3 days per month, provision of separate toilets and dining room for women employees। तो बेसिकली जो लीव्स हैं, जो DOPNT में लीव्स का प्रोविज़न है वो मिलना चाहिए। साथ ही वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए और अलग से एक डाइनिंग रूम होना चाहिए। इस पर मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो DOPNT के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और वुमेन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्क प्लेस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। इसके साथ ही जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स की कंप्लेंट आती है उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग से एक इंटरनल कमेटी भी बनाई गई है, जिससे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट है उन पर टाइमली एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा जो लीव वाला इशू है उस पर कहा गया है कि क्योंकि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट ऑन PSU है, इस पे जो भी लीव फैसिलिटी मिलती है जैसे चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, 45 साल से ऊपर जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हो गई हैं उनके लिए मेडिकल लीव, मेंस्ट्रुअल लीव और स्पेशल मेडिकल लीव जैसी जो जितनी भी लीव्स हैं वो DPE और DOPNT के जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं उनको देखते हुए ही ये सब फैसिलिटी उनको दी जाती है। तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है प्रीमियम अमाउंट ऑफ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी पेड बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्टाफ साइड की तरफ से ये बोला गया है कि BSNL में करीब 10,000 एम्प्लॉयज़ ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जिसकी वजह से जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है BSNL का वो कम हुआ है। अब ये देखते हुए स्टाफ साइड की मांग है कि जो प्रीमियम अमाउंट है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का उसको मैनेजमेंट को पे करना चाहिए, ना कि BSNL के एम्प्लॉय को जिन्होंने वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। इस पर BSNL मैनेजमेंट की तरफ से ये कहना है कि जो BSNL की MRS बिल फैसिलिटी है उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आने वाले 6 महीनों में जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं वो BSNL के पैनल में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा BSNL मैनेजमेंट ये भी ट्राई कर रहा है कि BSNL एम्प्लॉयज़ को कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी मिल सके। तीसरा पॉइंट आता है अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल ऑफ कैडर JE, सीनियर TOA एंड TT। स्टाफ साइड से डिमांड की गई है कि जो काम का नेचर है, जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें काफ़ी चेंज हुआ है JE के, सीनियर TOA और TT के, ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन BSNL। तो इनका जो पे स्केल है उसे भी अपग्रेड कर देना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए ये NE 9 से NE 10 हो जाना चाहिए, सीनियर TOA के लिए ये NE 7 से NE 8 हो जाना चाहिए और TT यानी कि टेलीकॉम टेक्नीशियन के लिए ये NE 6 से NE 7 हो जाना चाहिए। स्टाफ साइड की इस डिमांड को BSNL मैनेजमेंट की तरफ से नोट डाउन कर लिया गया है। हो सकता है आने वाली मीटिंग में इस पॉइंट पर आगे और बात हो। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर स्टाफ साइड की तरफ से बिहार सर्कल के 140 कैजुअल लेबर्स के रेगुलराइजेशन की मांग की गई थी, जहाँ पर मैनेजमेंट की साइड से ये कहना था कि क्योंकि ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता तब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। तो हो सकता है कि आने वाली मीटिंग में इस पर आगे और बात हो। पाँचवें पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है स्टाफ साइड की तरफ से कि जो JTO लाइज हुआ था पंजाब में 26/5/2019 को, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं। यहाँ पर BSNL मैनेजमेंट का ये कहना है कि 2013-14 और 2014-15 में जो वैकेंसीज़ थी उनके कैरी फॉरवर्ड को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसको जल्दी ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट में स्टाफ साइड की तरफ से ये मांग की गई है कि पंजाब सर्कल में 95 ST वैकेंसीज जो है वो काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी हैं JTO के लिए, जिसे डी रिज़र्व करना चाहिए। उनकी डिमांड है कि DOPNT के रूल के अकॉर्डिंग इन 95 ST वैकेंसीज़ को जल्दी से जल्दी डी रिज़र्व करना चाहिए। इस पर BSNL मैनेजमेंट साइड का ये कहना है कि VRS के बाद
पंजाब सर्कल में जितने जेटीओज़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जेटीओ अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी की बात करें तो वहाँ पर करीब 581 जेटीओ काम कर रहे हैं और वीआरएस के बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग पंजाब में करीब 465 जेटीओ की ज़रूरत थी। इसका मतलब है कि पंजाब में अभी ज़रूरत से ज़्यादा जेटीओज़ अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से अब पंजाब में जेटीओ की वैकेंसी नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि एससीटी सेल एग्जामाइन करेगा कि किस तरीके से जो 95 एसटी जेटीओज़ की पोस्ट है उसको डी रिज़र्व किया जाए। 7वें पॉइंट में स्टाफ साइड की तरफ से ये मांग रखी गई है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड है जेटीओ एग्ज़ाम देने के लिए उसे 5 साल से घटाकर 4 साल कर देना चाहिए। इस पर बीएसएनएल मैनेजमेंट साइड का ये कहना है कि जो रेगुलर सर्विस पीरियड होता है NE9 का उसे ऑलरेडी 10 साल से 7 साल किया गया था, जिसके बाद उसे 2014 में फर्दर 7 साल से 5 साल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जेटीओ जो है वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और जेई एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। अगर जेटीओ की जो सर्विस पीरियड है, एग्ज़ाम देने का पीरियड, उसे और ज़्यादा कम किया जाता है तो जेटीओ की जो एफिशिएंसी होगी, जो कैंडिडेट्स आएंगे एग्ज़ाम देके, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि कंपनी के फेवर में नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मिनिमम 5 साल का सर्विस पीरियड है जेटीओ का एग्ज़ाम देने के लिए वो वैलिड है और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है। 8th पॉइंट में स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड फॉर वन टाइम डाइवर्जन ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पोस्ट इन द टीटी लाइस। एक्चुअली जो नोटिफिकेशन निकला था टीटी प्रमोशन के लिए 2/2/2023 को, वो 15 सर्कल्स में ही निकला था, बाकी 14 सर्कल्स में नहीं था, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो इस पर जो डिमांड साइड की तरफ से मांग की गई है कि इसके लिए एक डाइवर्जन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पोस्ट होनी चाहिए टीटी लाइस के लिए, जिस पर मैनेजमेंट साइड ने ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो टेलीकॉम टेक्नीशियन का जो वैकेंसी ईयर है 2020 और 21 का, उसका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। 9th पॉइंट में दोस्तों कहा गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईपीएफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हुज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर कैंसल्ड बाय द डॉट। तो स्टाफ साइड से कहा गया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है करीब 73 ऑफिशियल्स का, जो कि कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन ईस्ट भुवनेश्वर में काम कर रहे थे, एज वेल एज कुछ वेरियस बीए ऑफ उड़ीसा सर्कल में भी काम कर रहे थे, जिनका जो ये है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसे डॉट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो जो 73 ऑफिशियल्स हैं वो अब बीएसएनएल रिक्रूटी की तरह काम करेंगे। तो उन 73 ऑफिशियल्स का पहले जीपीएफ के अंदर अकाउंट आता होगा, पहले जीपीएफ के अंडर उन्हें कवर किया जाता होगा, जीपीएफ स्कीम के अंडर, बट क्योंकि अब उन्हें एज अ बीएसएनएल रिक्रूटी की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो अब जीपीएफ के लिए एंटाइटल नहीं है, जिसके बाद स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड की गई है कि उन 73 ऑफिशियल्स के लिए अब ईपीएफ अकाउंट को जो है वो ओपन किया जाए। ईपीएफ अकाउंट की डिमांड उनकी तरफ से की गई है। इस पर बीएसएनएल मैनेजमेंट का ये कहना है कि उड़ीसा सर्कल हैड सॉट क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू ओपनिंग ऑफ देयर ईपीएफ अकाउंट with effective from their joining, payment of interest and penalty on account of opening of EPF from 1st October 2000 on date of joining etc. as their GPF account were earlier erroneously opened on the pretext of POs for their permanent absorption in BSNL। तो बेसिकली यहाँ पर उड़ीसा सर्कल जो है वो इन 73 ऑफिशियल्स के जो ईपीएफ अकाउंट है उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग से ओपन करने की जो क्लैरिफिकेशन है वो देख रहा है और हो सकता है कि जल्द ही इनका ईपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। 10th पॉइंट में यहाँ पर रिव्यू द नॉर्म्स फिक्स्ड फॉर वेरियस कैडर अंडर द रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तो यहाँ पर स्टाफ साइड की तरफ से ये कहा गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उनको कम कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो वहाँ पर जेटीओ जेई को पोस्ट जेएओ की पोस्ट को काफ़ी कम कर दिया गया है, वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को भी कम कर दिया गया है। तो इसी चीज़ को दोबारा से रिव्यू करने के लिए यहाँ पर जो स्टाफ साइड की मांग है वो ये है, इट वाज डिमांडेड फॉर रिव्यू ऑफ द नॉर्म फिक्स्ड फॉर वेरियस कैडर अंडर द रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, कि जो नॉर्म्स फिक्स किए गए हैं वेरियस कैडर को लेके रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर, उस पर दोबारा से रिव्यू होना चाहिए। जिस पर बीएसएनएल मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है उसे बीएसएनएल बोर्ड की तरफ से वीआरएस के बाद अप्रूव किया गया है करंट बिजनेस रिक्वायरमेंट को देखकर, और इसी चीज़ को देखकर यहाँ पर जो पोस्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वीआरएस के बाद, उनको देखकर यहाँ पे नवंबर 2021 में डिफरेंट पोस्ट जो है वो सेट या सैंक्शन की गई थी। और अब जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं उनको डिफरेंट कैडर के लिए यहाँ पर फिक्स किया जाएगा, और जो मैन पावर का जो प्लानिंग है उसको भी रिव्यू किया जाएगा।
11वें पॉइंट में स्टाफ साइड की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो 35th नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी 27 नवंबर 2017 में, उसमें जो स्पेशल जेटीओ लाइस का एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी फॉर ड्राफ्ट्समैन कैडर इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल विंग्स, उसको यहाँ पर बिना किसी डिले के जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इस पर मैनेजमेंट की तरफ से ये कहना था कि इसके लिए इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इशू हो चुके हैं और जल्दी ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा।